हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट करियर। बेसिकली अब स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है 20th ऑफ दिस मंथ से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो काफी बच्चे मेरे से कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे थे कि आप वन शॉट वीडियोस बनाओ। तो मैंने डिसाइड किया कि आज हम चैप्टर 4 करने जा रहे हैं। इसकी मैं एक वन शॉट वीडियो बना रहा हूँ और ये चैप्टर हम पूरा करेंगे एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के हर एक्सरसाइज के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, कवर करेंगे। उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है या फिर जो आरडी शर्मा के क्वेश्चन एग्जाम आइडिया डिफरेंट बुक्स के एक क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें पूरी वीडियो बना देंगे। अभी फिलहाल हम लोग डिटरमिनेंट सीख रहे हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट में एनसीईआरटी से कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। देखो, अगर आप मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स क्या है? अगर मान लो एक मैट्रिक्स है तो ए बी सी एंड डी, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म है ये मैट्रिक्स की फॉर्म होती है। लेकिन अगर यही इसका डिटरमिनेंट यानी मॉडुलस फॉर्म होती है। डिटरमिनेंट इज अ काइंड ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस में इसकी वैल्यू हो जाएगी ये ए बी सी डी। ये आपका है मैट्रिक्स एंड ये आपका है डिटरमिनेंट। ये दो चीजें होती हैं। तो मैट्रिक्स तो हम लोग अभी करने हैं, मैट्रिक्स पे भी एक वीडियो बनाऊंगा वन शॉट में। अभी फिलहाल हम डिटरमिनेंट देख रहे हैं। तो डिटरमिनेंट में क्या है हमारा, ध्यान देंगे जरा। डिटरमिनेंट में क्या है? एक डिटरमिनेंट इज अ काइंड ऑफ मॉडुलस। जैसे डिटरमिनेंट मॉडुलस में होता है ना, कोई भी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो, पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि सपोज करो आपको कोई एक मैट्रिक्स गिवन है ए, विच इज आपके पास है मान लो -1 -2 -3 एंड -4। तो ये इसका डिटरमिनेंट का सिंबल है। डिटरमिनेंट हो गया -1 -2 -3 एंड -4। जब आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो डिटरमिनेंट होता क्या है? बेसिकली डिटरमिनेंट जो होता है हमारा, वो किसी भी एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के लिए सॉल्व किया जाता है, सारे एलिमेंट्स के लिए सॉल्व नहीं होता। जैसे मैं इसका डिटरमिनेंट अगर निकालना चाहूंगा तो या तो इस रो पे निकालूंगा या तो इस कॉलम पे निकालूंगा, ठीक है। मान लो मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो अगर मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करता हूं तो पहला एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव, इसके एलिमेंट के आगे पॉजिटिव साइन आएगा एंड दूसरे एलिमेंट के आगे नेगेटिव साइन आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव, और अगर कोई तीसरा होता तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सिमिलरली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मींस इन एलिमेंट, इनके साइन क्या है डजंट मैटर। इन एलिमेंट्स को लिखने से पहले ये साइन आएगा। अब अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट इवेल्युएट करना है तो देखो प्लस माइनस कितना हो गया? -1 जिस भी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आप निकालते हो वो रो और कॉलम कैंसिल। तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल, कितना बच गया? -4। ये माइनस ही रहेगा बीच में, फिर कितना हो गया? -2। ठीक है, ये बीच में नेगेटिव ही आएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव। साइन क्या है इस एलिमेंट का? डजंट मैटर। इसका क्या साइन है इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको देखना क्या है, ये प्लस और माइनस, -1 हो गया। जिस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में निकालोगे वो रो और वो कॉलम कैंसिल, बचा -4। ये हमने यहां लिख दिया। अब ये माइनस आना ही आना है, चाहे ये प्लस हो चाहे ये माइनस हो। ये माइनस आ गया, माइनस के बाद यहाँ पे ये रो ये कॉलम कैंसिल, कितना बच गया? -2। ये रो ये कॉलम कैंसिल, कितना बच गया? -3। जिस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे वो रो और वो कॉलम कैंसिल हो जाती है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है आपका वो हो गया 4 -6 यानी कि -2। ये आपका आंसर होगा। ये है डिटरमिनेंट। एक ये 2x2 की मैट्रिक्स थी, एक मैं 3x3 की मैट्रिक्स भी ले लेता हूं। सपोज करो एक 3x3 की मैट्रिक्स का मुझे डिटरमिनेंट इवेल्युएट करना है। -1 -2 -3 4 -2 1 -1 2 -3। सपोज करो एक 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, इसका मुझे डिटरमिनेंट इवेल्युएट करना है। तो वो किस तरीके से होगा? देखो, जब हमें डिटरमिनेंट निकालना है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, प्लस माइनस -1 अगेन। जिस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में निकालोगे वो रो और वो कॉलम कैंसिल। ये चार एलिमेंट्स बच गए, -2 2 1 एंड -3। ये चार एलिमेंट्स आ गए हम लोगों के। फिर ये बीच में माइनस का साइन आएगा, माइनस ऑफ -2। ये आना ही आना है माइनस साइन, ठीक है। ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव आ गया। अब 2 के रिस्पेक्ट में ये रो और ये कॉलम कैंसिल, कितना बच गया? 4 -1 1 -3, ठीक है। फिर ये प्लस माइनस कितना हो गया? -3। ये रो ये कॉलम कैंसिल, 4 -1 -2 एंड 2। क्लियर है नहीं? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। करना क्या हम लोगों को कि डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं -1। अब आप देखोगे, अब इसमें भी एक पैटर्न फॉलो करना होगा। पैटर्न ये होगा, पहले ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे 6, बीच में हमेशा नेगेटिव साइन आएगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा यानी कि 2। क्लियर है आपको? ये सब समझ में आया? पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, बीच में हमेशा नेगेटिव साइन आएगा, फिर 2 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, माइनस माइनस कितना हो गया? +2। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू -3 -12। फिर बीच में माइनस आना ही आना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई
-1। क्लियर है आप सभी को? फिर आप -3 देखेंगे, -3 में पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, बीच में माइनस आएगा ही आएगा, कितना हो गया हमारे पास 2। क्लियर है या नहीं? अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हुआ हमारा वो हो गया -1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -12 प्लस 1 -3 इंटू 6, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -4, -11 हो गया, -11 इंटू 2 -22 -18, तो कितना होगा -44 इज द आंसर। क्लियर है या नहीं? तो ये है हमारा डिटर्मिनेंट 2/2 का और 3/3 का। अब अगर सपोज करो मैं इस क्वेश्चन में देखता हूं, सपोज करो मुझे इस क्वेश्चन में बोला था कि 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, तो 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला आपका -2, यानी कितना हो गया -4। और इसी क्वेश्चन में अगर मुझे बोला होता कि 2a का डिटर्मिनेंट निकालो, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो उसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ता 2a, तो 2a कैसे निकलेगा, 2 इंटू a कितना है आपके पास -1 -2 -3 -4, मीन्स 2a जो हुआ वो हो गया हमारे पास -2 -4 -6 -8। अब इसका मुझे क्या निकालना है डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट का हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस माइनस कितना हो गया -2 के रिस्पेक्ट में ये रो और ये कॉलम कैंसिल, कितना बचा -8, फिर -4 के रिस्पेक्ट में ये रो ये कॉलम कैंसिल, कितना बच गया -6, यानी हो गया 16 -24, यानी कि -8 इज द आंसर। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस एक्सरसाइज में ऐसे भी क्वेश्चंस है। ये हम कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए एक्सरसाइज 4.1, तो आप देखेंगे 4.1 में इसी टाइप का क्वेश्चंस है, और 4.5 में आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना था, जो कि आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है बच्चों। इसमें एक दो क्वेश्चन और देख लेता हूं जो आप लोगों से शायद ना हो पाए। ठीक है, थोड़े से मुश्किल है, वो देख लेता हूं मैं, अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये करवा देता हूं। हाँ, एक क्वेश्चन हम लोग जरूर कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है आपके पास, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है इफ 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6 एंड x। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका फर्स्ट पार्ट है। तो अगर आप इसकी बात करेंगे, ध्यान देंगे सभी जरा, इसमें क्या होता है, कभी भी देखो जैसे कि मैंने बताया डिटर्मिनेंट जो होता है ना, एक मॉडुलस की फॉर्म होती है। डिटर्मिनेंट के अंदर कभी भी कोई ऐसी वैल्यू है अगर जो कि पॉजिटिव जो कि इवेल्युएट करनी है, आप जब भी डिटर्मिनेंट हटाएंगे तो इक्वल में प्लस माइनस का साइन आएगा। लेकिन यहां पे एक चीज है कि दोनों तरफ क्या है डिटर्मिनेंट, तो नॉर्मल डिटर्मिनेंट इवेल्युएट होगा पॉजिटिव नेगेटिव। पहले 2 के रिस्पेक्ट में रो कॉलम कैंसिल 1 -4 रो कॉलम कैंसिल 5 इज इक्वल टू 2x रो कॉलम कैंसिल x -4 इंटू कितना 6, तो ये आपके पास हो गया 2 -20, ये हो गया 2x स्क्वायर -24। समझ में आया आप सभी को? मैंने डिटर्मिनेंट इवेल्युएट किया बस। 2 के रिस्पेक्ट में रो कॉलम कैंसिल 1 -4 के रिस्पेक्ट में रो कॉलम कैंसिल 5 इज इक्वल टू 2x के रिस्पेक्ट में रो कॉलम कैंसिल x -4 के रिस्पेक्ट में रो कॉलम कैंसिल 6, तो ये हो गया 2 -20 2x स्क्वायर -24, तो ये हो गया -18, ये हो गया 2x स्क्वायर -24, मींस ये आपके पास आ गया कितना, ये हो गया आपका 2x स्क्वायर इज इक्वल टू -18 प्लस 24, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट, ये आपका आंसर है। तो 4.1 में इसी टाइप के क्वेश्चंस है, 4.1 आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 4.1 के क्वेश्चंस हो गए सारे। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब न्यू बुक के हिसाब से अगर आप देखते हो तो ओल्ड बुक के हिसाब से 4.2 तो डिलीटेड है, प्रॉपर्टी वाले, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये नहीं है सिलेबस में। अब जो ओल्ड बुक है, ओल्ड बुक के हिसाब से हम करेंगे 4.3 और न्यू बुक के हिसाब से होगी 4.2। ये ओल्ड बुक हो गई और ये न्यू बुक हो गई। ओल्ड बुक के हिसाब से 4.3 एंड न्यू बुक के हिसाब से 4.2 करने जा रहे हैं आप लोग। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसको। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 की, सॉरी 2 की। तो देखो जो ओल्ड बुक है, ओल्ड बुक में जो आपकी ओल्ड बुक है, ओल्ड बुक में ये एक्सरसाइज 4.2 तो डिलीट हो चुकी है, तो ओल्ड बुक के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं 4.23 एंड जो न्यू बुक है उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं 4.2। ये बात याद रखना। और 4.3 ये आपका न्यू बुक हो गया और ये आपका ओल्ड बुक हो गई। ठीक है, जो 4.2 है
इसमें बेसिकली हमें क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से मतलब मेरा है कि सपोज करो 3 पॉइंट्स है आपके पास, ए है हमारे पास x1 y1, बी है हमारे पास x2 y2 एंड सी है हमारे पास x3 एंड y3। ठीक है, तो अगर ये मुझे दे रखा है, इसमें क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला इंप्लीमेंट होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 एंड 1। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। क्या ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, x के कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट एंड 1 1 1, और ये उस पूरे का डिटरमिनेंट। क्लियर है आप लोगों को? अब इसके बाद क्या है, ध्यान देंगे सभी जरा। इसके बाद क्या हमारा कि कोई भी 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स A, B and C will be collinear if, कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, अब इसी पे बेस में आप लोगों को क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। एक्सरसाइज 4.3 का और न्यू बुक के हिसाब से 4.2 का जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही इजी है, जिसमें आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। एक तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 3rd का फर्स्ट पार्ट, और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट पार्ट। पहले हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3rd का फर्स्ट पार्ट। ध्यान देंगे सभी, 3rd का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। ध्यान से समझना, हमारे पास 3 पॉइंट है, ए मैंने मान लिया k 0, बी मैंने माना 4 0, सी मैंने माना 0 एंड 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा, ये आपका होगा x1 y1, ये आपका होगा x2 y2 एंड ये आपका होगा x3 y3। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मुझे क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 4। ये दे रखा है क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मुझे 4 दे रखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दो, हाफ ऑफ के 4 0 0 0 2 1 1 1 इज इक्वल टू 4। मींस डिटरमिनेंट ऑफ के 0 1 4 0 1 0 2 1 इज इक्वल टू 8। अब मैं आपको यही बता रहा था कि अगर डिटरमिनेंट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू जो मुझे इवेल्युएट करनी है, जैसे कि मुझे k फाइंड करना है, तो ये डिटरमिनेंट हटेगा ही। और ये मैंने आपको बताया था डिटरमिनेंट इज अ काइंड ऑफ मॉडुलस। तो कभी भी डिटरमिनेंट के अंदर अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो हमें फाइंड करनी है, तो डिटरमिनेंट जब भी हटेगा तो इक्वल में जो भी वैल्यू होगी उसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ जाएगा। मींस जैसे डिटरमिनेंट कैसे नॉर्मल इवेल्युएट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पहले मैं k के रिस्पेक्ट में लेता हूं, रो और कॉलम कैंसिल, हमारे पास कितना बचा 0 2 1 1, फिर -0। देखो 0 को मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा, तो इसको छोड़ ही देते हैं। ठीक है, प्लस या चलो आपको दिक्कत ना हो वो भी लिख देते हैं। ये हो गया 4 0 1 1, फिर 1 के रिस्पेक्ट में लेते हैं, रो एंड कॉलम कैंसिल, 4 0 0 2, और इक्वल में कितना आ जाएगा +-8। कभी भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई अगर ऐसी वैल्यू है जो हमें फाइंड करनी है, अगर डिटरमिनेंट के अंदर ऐसी कोई वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान देंगे जरा। उसके लिए आपको जो भी इक्वल में वैल्यू होगी उसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव का साइन लगाना है। ठीक है, तो अब k के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। इसकी इससे मल्टीप्लाई 0 माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई यानी कि 2। देखो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 0 ही, इसको छोड़ दो, +1, इसकी इससे मल्टीप्लाई कितना हो गया 8 माइनस 0 इज इक्वल टू +-8, यानी हो गया -2k, और ये हो गया +8 इज इक्वल टू +-8। क्लियर है पूरा यहां तक? अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, -2k +8 इज इक्वल टू, एक बार +8 लेंगे एंड -2k +8 इज इक्वल टू -8 लेंगे। क्लियर है नहीं? तो हो गया -2k इज इक्वल टू 8 -8, -2k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0, एंड यहां हो जाएगा -2k इज इक्वल टू -8 -8, -2k इज इक्वल टू 16, k इज इक्वल टू 8। हाँ सर, हो गया। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट, k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। क्लियर है?
एक तो ये है इसमें इस टाइप का क्वेश्चन। और अगर नॉर्मल एरिया ऑफ ट्राइंगल जैसे 3 पॉइंट दे दिए और बोला फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आप नॉर्मल ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड हो जाएगा उसका डिटरमिनेंट निकाल के। अब इसी का क्वेश्चन ऑफ फोर्थ कर रहे हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फोर्थ का हम लोग करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग। पहले देखो मैं लेट करता हूं, लेट P एक पॉइंट है जो कि x और y है, जॉइंस A एंड B। मैंने मान लिया P जो है वो A और B को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। आपको एक इक्वेशन बनानी है लाइन की जो A और B को ज्वाइन कर रहा है। सपोज करो A आपका है कितना 1 2 विच इज x1 y1, B जो है आपका इट इज 3 6 विच इज x2 y2, एंड P आपका कितना है xy विच इज x3 y3। अब ये आपका क्वेश्चन है, आपको बोला है कि इक्वेशन बनाने अगर P A और B को ज्वाइन कर रहा है, तो एज P joins A and B, therefore P A and B are collinear। क्योंकि इसको ज्वाइन करना है एक ही लाइन पे, तो इसका मतलब ये क्या होगा कोलिनियर। और मैंने बताया कि कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर अगर होंगे तो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा 0। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इज इक्वल टू 0। ये आपके पास कितना हो गया हाफ ऑफ, सॉल्व करते हैं, 1 3x 2 6y 1 1 1 इज इक्वल टू 0। ये 2 उधर जाके 0 हो गया, 2 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 0, ठीक। यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, रो और कॉलम कैंसिल, इसकी इससे मल्टीप्लाई 6 माइनस कितना y। ये आप मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैंने इस फॉर्म में नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूं। जैसे 1 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल, ये 4 एलिमेंट बचे, 6 के 1 से करी 6, y के 1 से करी y, -2 रो कॉलम कैंसिल, रो और कॉलम कितना हो गया 3 माइनस x प्लस 1, रो कॉलम कैंसिल कितना हो गया 3y माइनस 6x। कोई डाउट? इज इक्वल टू 0। समझ में आया आप लोगों को मैंने क्या किया? दोबारा समझेंगे। ये 1/2 उधर जाकर 0 हो गया, यहां 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो रो और कॉलम कैंसिल, तो 6y 1 1, इसको सॉल्व किया 1 इंटू 6 6 माइनस y, फिर -2 के रिस्पेक्ट में रो और कॉलम कैंसिल, 3 की 1 से करी 3, x की 1 से करी x, फिर 1 के रिस्पेक्ट में रो कॉलम कैंसिल, ये हो गया 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो गया 6 माइनस y, ये हो गया -6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। 6 से 6 कैंसिल, 2x माइनस 6x माइनस 4x एंड 3y माइनस y कितना हो गया -2y, सॉरी प्लस 2y इज इक्वल टू 0। -2 कॉमन ले लो, x माइनस 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। 2x माइनस y, 2 उधर जाके 0 हो गया, तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 0 इज द आंसर। ये है आपकी एक्सरसाइज 4.2 न्यू बुक के हिसाब से एंड 4.3 ओल्ड बुक के हिसाब से। ओल्ड बुक में जो 4.2 एक्सरसाइज गिवन है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, दैट टॉपिक हैज बीन एलिमिनेटेड, ठीक है। तो आपके पास ये एक्सरसाइज 4.2 है, या ओल्ड बुक के हिसाब से 4.3, इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा दूसरा टॉपिक हो गया। इसके बाद अब हम कलेक्टिवली करेंगे 4.3, 4.4 एंड 4.5, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 एंड 4.5, जो कि ओल्ड बुक के हिसाब से है, और न्यू बुक के हिसाब से हमारी एक्सरसाइज है 4.3 एंड 4.4। इसके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। तो ये बेसिकली 3-4 चीजें जो एक साथ ही रिलेटेड है, और वो 3-4 चीजें हैं कौन कौन सी? माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट और इनवर्स क्या होते हैं, ये हम एक साथ ही करेंगे। उससे हमारी 4.4 और 4.5 ऑलमोस्ट दोनों ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान देंगे जरा इसके ऊपर। कोफैक्टर जो होता है हमारा, कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है पहले समझो। कोफैक्टर आई यहां पे रो को रिप्रेजेंट करेगा और जे यहां पे कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो Cij इज इक्वल टू -1 प्लस जे एंड Mij। जिस भी रो या कॉलम के लिए आप सॉल्व करोगे वो दोनों ऐड होंगी -1 की पावर में जाके, और Mij तो माइनर है ही है।
अब मैं क्वेश्चन करता हूं, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास जो आता है, सबसे पहला आता है क्वेश्चन में जो हमारे पास आता है, जैसे मैं एक जनरल क्वेश्चन लेता हूं। अच्छा, एक चीज और बताना जरूरी है। ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। दिस इज ए इनवर्स। क्या है हमारा ए इनवर्स? 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके बारे में बात करते हैं, ध्यान देंगे जरा सभी। जैसे सपोज करो मैंने क्वेश्चन लिया, इफ a इज इक्वल टू 1 2 -3 -4 फाइंड a इनवर्स। ये क्वेश्चन है हमारे पास। a इनवर्स के लिए एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट्स निकालने के लिए आपको कोफैक्टर्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो अब ये कैसे एक दूसरे को रिलेट करते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले आप देखोगे a इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू में एडजॉइंट ऑफ a। सबसे पहले मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल लेता हूं। डिटरमिनेंट निकालते हैं इसका, 1 2 -3 -4, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, 1 के रिस्पेक्ट में रो कॉलम कैंसिल, -4 माइनस 2 के रिस्पेक्ट में रो कॉलम कैंसिल -3, तो हो गया -4 + 6 यानी कि 2। ये डिटरमिनेंट आ गया हमारा। उसके बाद हम निकालेंगे कोफैक्टर। देखो जैसे डिटरमिनेंट जो होता है वो किसी भी एक रो या कॉलम के लिए निकल सकता है डिटरमिनेंट। कोफैक्टर के केस में ऐसा नहीं है। कोफैक्टर के केस में आप क्या करते हो, कोफैक्टर के केस में आपको सारे एलिमेंट्स जितने भी होंगे, जैसे 4 एलिमेंट्स, चारों के लिए आपको वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। पहले मैं लेता हूं C11। तो जैसे कि मैंने बोला जब यहां i और j है तो -1 की पावर i + j हो रहा है, -1 आना ही आना है, दिस इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। तो -1 रेज़ टू पावर, ये दोनों ऐड होंगे, 1 + 1 ये दोनों ऐड होंगे, 1 + 1 इनटू जिस रो कॉलम के रिस्पेक्ट में ले रहे हो वो रो कॉलम कैंसिल, यानी 1 1 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, कितना बच गया -4। तो ये हो गया -1² इंटू -4 यानी कि -4। ये हो गया C11। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं C12 -1 रेज़ टू पावर, ये दोनों ऐड होंगे, 1 + 2। अब की बार फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, कितना बच गया -3, यानी -1 की पावर 3 इंटू -3, तो कितना हो गया आपके पास 3। क्लियर है आप सभी को कि नहीं? C11 C12 यहां तक समझ में आया सभी को? अब इसी तरीके से निकालेंगे C21। तो C21 कितना होगा -1 रेज़ टू पावर 3, ये दोनों ऐड होंगे, ये आना ही आना है फॉर्मूले में, इनटू सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कितना बचा 2, तो ये हो गया -1 इंटू 2 यानी कि -2। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया C21, ये था C12। उसके बाद लेते हैं C22 -1 रेज़ टू पावर 4 सेकंड रो सेकंड कॉलम, कितना बचा 1। जो आप यहां लिखोगे जैसे 2 2 लिखा है तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम कैंसिल, 1 बच गया, लिख दिया 1 इंटू 1 यानी कि 1। ये हमने चारों एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल दिए। अब इसमें बात ये थी कि भाई माइनर क्या है, तो ये वाला जो सेक्शन होता है ना, ये वाला सेक्शन, ये होते हैं माइनर, ये सेक्शन, ये क्या हमारे माइनर। ठीक है, फॉर्मूले में भी देखो Cij इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर i + j इंटू Mij। Mij क्या है यहाँ पे माइनर है। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा? एडजॉइंट निकलेगा, पहले आएगा -4, फिर आएगा 3, फिर आएगा -2, फिर आएगा 1 का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, सारे एलिमेंट्स लिख दिए, -4 3 2 1 सब लिख दिया, और उसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, ट्रांसपोज में जो रो होती है वो कॉलम में चेंज हो जाती है, यानी -4 3 और दूसरी रो भी कॉलम में, यानी -2 और 1। समझ में आई सभी को? नहीं आई? जो रो थे वो कॉलम में बदल गए, -4 3 ये रो थी कॉलम में आ गई, ये दूसरी रो थी ये कॉलम में आ गई। तो ये क्या है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकलने के बाद ये दूसरी चीज हो गई। तो पहले हमने डिटरमिनेंट निकाला, फिर हमने कोफैक्टर्स निकाले, उसके बाद हमने निकाला एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए बेसिकली आपको सबके कोफैक्टर्स निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है, कोफैक्टर रख के उसका ट्रांसपोज कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए ही आ गया। अब निकालना क्या है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कितना हो गया 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका कितना निकला था 2, और ये कितना आपके पास -4 -2 3 and 1 इज द आंसर। ये हो गया हमारा ए इनवर्स। क्लियर है नहीं? तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको डिटरमिनेंट भी निकालना होता है, आपको कोफैक्टर भी निकालना पड़ता है, और आपको एडजॉइंट भी निकालना होता है। इसी वजह से मैंने कहा था कि ये पूरा एक दूसरे को रिलेट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 2/2 का। मैंने 2/2 का आपको क्या निकाल के दे दिया, एक 2/2 का हमने इनवर्स निकाल के बता दिया आप लोगों को। अब हम करने जा रहे हैं
एक 3x3 मैट्रिक्स का, जैसे सपोज करो एक मुझे मैट्रिक्स दे रखी है -1 -2 -3 4 -1 -2 -1 2 -3 and 1। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ये है, फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स निकालना आपको। ध्यान देंगे जरा, देखो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट चाहिए होता है। ये आप लोग इवेल्युएट करोगे, अब इसकी वैल्यू x हो गई, मान लेता हूं मैंने मान लिया x है। आप इसको इवेल्युएट करके देखना कि कितनी आती है इसकी वैल्यू। 2/2 की 3/3 की मैंने डिटरमिनेंट निकालना कैसे वो सिखा ही रखा है आपको। ठीक है, अब कोफैक्टर सारे एलिमेंट्स के लिए निकलेंगे। पहले मैं लेता हूं C11, तो -1/2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, -2 -3 -1 and 1, यानी कि 1 इसकी इससे मल्टीप्लाई -2, बीच में हमेशा माइनस आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो गया 1 इंटू -5 यानी कि -5। ठीक है, फिर ये हो गया C12 -1/3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 2 -1 1, तो ये आपके पास हो गया -1, इसकी मल्टीप्लाई जो कि 4 है, बीच में माइनस आएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई यानी कि -2, तो ये हो गया -1 इंटू 4 + 2 मीन्स कितना हो गया -6। फिर निकालते हैं C13 -1/4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 2 -2 -3, तो ये हो गया 1 इंटू -12 -4 मीन्स -12 + 4 मीन्स कितना हो गया -8। ये आपने कोफैक्टर्स निकाल दिए अलोंग फर्स्ट रो, पहले रो के अलोंग आपने सबके कोफैक्टर्स निकाल दिए। अब हम सेकंड रो लेते हैं, यानी कि C21, तो -1/3। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना हो गया -2 -3 and 1, तो ये कितना हो गया -1, इसकी मल्टीप्लाई करो -2 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करो 9। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो गया -1 इंटू -11 यानी कि 11। फिर निकालते हैं C22 -1/4, सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 2 -3 1 मीन्स ये आपके पास हो गया 1, मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो गया -1, बीच में माइनस का साइन, फिर इसके मल्टीप्लाई -5, ये हो गया, तो 1 इंटू -1 प्लस कितना 5 यानी कि 4। क्लियर है आप सभी को, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा। ठीक है, बहुत सीधी चीज कर रहे हैं और एक जैसी ही चीज कर रहे हैं। फिर लेते हैं C23 -1/5, ये समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है, -1 की पावर ये दोनों ऐड हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद C23 यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम -1 2 -2 -3, तो ये आपके पास हो गया -1, ये हो गया आपके पास 3 -4, तो ये हो गया -1 3 + 4 यानी कि -7। क्लियर है सभी को, ये सेकंड रो के अलोंग निकल गया। मैं थर्ड रो के अलोंग डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, तो C31 -1/4, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो 2 माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करो 6 यानी कि 1 इंटू -4 कितना हो गया -4। फिर लेते हैं C32 -1/5, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू -1 1 माइनस 4 इंटू -3 -12, तो ये हो गया -1 इंटू 1 + 12 यानी कितना -13। फिर निकाला C33 -1/6, 33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये हो गया हमारे पास थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसकी इससे मल्टीप्लाई 2 और माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई -8, तो ये हो गया हमारे पास 1 इंटू 2 + 8 यानी कि 10। तो ये हमने क्या किया, सबके कोफैक्टर्स निकाले। अब जो 3/3 की मैट्रिक्स है उसमें ये वाला जो सेक्शन होता है इसे बोलते हैं माइनर, ये हमारा माइनर है, ये सारे क्या है माइनर। ठीक है, अब निकालना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैंने क्या बताया था, जो भी मैट्रिक्स के आपने कोफैक्टर निकाले सबको लिखो -5 -6 -8 11 4 -7 -4 13 10 का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज कर दो, ये हो गया -5 -6 -8 11 4 -7 -4 -13 and 10। ये क्या निकल के आ गया हमारा ए इनवर्स, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए, सारे लिख के और उसका ट्रांसपोज कर दिया, तो रो को कॉलम में बदल दिया, रो को कॉलम में बदल दिया, रो को कॉलम में बदल दिया। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद हमें क्या करना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स कितना होगा 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है आपका 1/x,
और ये कितना आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए, -5 -6 -8 11 4 -7 -4 -13 एंड 10। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया सभी को? ठीक है, तो ये है हमारा एडजॉइंट, इनवर्स एंड माइनर कोफैक्टर। ठीक है, अब देखो कौन कौन से क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे 4 मैं पहले ओल्ड बुक के हिसाब से बता देता हूं। ओल्ड बुक के हिसाब से 4.4 में तो सिर्फ माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं, तो वो हो जाएगा 4.4 पूरी कंप्लीट है। और 4.5 में ओल्ड बुक के हिसाब से बात कर रहा हूं, 4.5 में ये आप देखेंगे तो इसके 1 से लेके 11 क्वेश्चन तक तो सब इनवर्स ही निकालने हैं, तो ये सारे हो जाएंगे। 12th भी इजी क्वेश्चन है, 12th में भी आपको इनवर्स निकाल के वेरीफाई करना है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, 2 क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं, 13th और 14th, फिर ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो स्टूडेंट्स हम लोग 2 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये ओल्ड बुक के हिसाब से जो आपकी एक्सरसाइज 4.5 है ना, ओल्ड बुक के हिसाब से, और न्यू बुक के हिसाब से 4.4 है, न्यू बुक के हिसाब से। इसके हम 2 क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में हम बात कर लेते हैं, ध्यान से समझना। 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी, ए इनवर्स ए हमेशा आई होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, ए इनवर्स आई हमेशा ए इनवर्स होता है। तीसरी प्रॉपर्टी, ए इंटू आई हमेशा ए होगा। आई जिसके साथ भी होता है ना, ए की वही वैल्यू आती है। अगर स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा, जिसके साथ आई होगा। आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आप लोगों ने 3rd चैप्टर में पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख रहे हैं यहाँ पे। आई पता है ना सभी को क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई की वैल्यू क्या होती है, 1 0 0 1, या अगर 3/3 है तो इसकी वैल्यू होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये आई होता है यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहले हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। जैसे ये आपको ए गिवन है, ए कितना है आपके पास, 3 -1 1 2, शो दैट ए स्क्वायर -5a + 7i = 0, फाइंड ए इनवर्स। क्वेश्चन है ए इनवर्स फाइंड करना आपको। ठीक है, अब ध्यान से समझना, पहले आपको सेटिस्फाई करना, हैंस फाइंड ए इनवर्स है। हैंस फाइंड ए इनवर्स मतलब इसका यह है कि पहले आपको ये सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फाई करने के बाद इसी इक्वेशन का यूज करते हुए ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो ये देखो किस तरीके से होगा, ध्यान देंगे जरा सभी। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसे सॉल्यूशन लेता हूं मैं इसका। ये सेटिस्फाई करना तो बहुत आसान है। पहले आप लोग ए स्क्वायर निकालोगे, ए स्क्वायर मींस ए इंटू ए, फिर आप लोग 5a निकालोगे यानी 5 इंटू ए, और 7i की जो वैल्यू होगी वो होगी 7 इंटू 1 0 0 1 यानी कि 7 0 0 7। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ए, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना, राइट हैंड साइड आ जाएगा यानी 0 आ जाएगा सॉल्व करके। लेकिन मेन चीज है सॉल्व करना। अब देखो जैसे ए स्क्वायर -5a + 7i = 0 है, और इसने बोला ए इनवर्स निकालो, तो मैं इसमें ए इनवर्स अब ऐसे नहीं कर सकता कि इसके कोफैक्टर निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नहीं, ऐसे नहीं होगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपका रॉन्ग होगा। आपको करना क्या है, आपको इस इक्वेशन को यूज करते हुए ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो उसका तरीका क्या होता है, आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स इन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग ए बाय ए इनवर्स बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, 5a इंटू ए इनवर्स + 7i इंटू ए इनवर्स = कितना, 0। 0 से करूंगा ये आएगा। अब ए इनवर्स ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए इनवर्स ए इंटू ए, अभी भी ए इनवर्स ए स्क्वायर है। ए इनवर्स ए की वैल्यू मैंने अभी भी बताई कितनी होती है, आई, तो ये होगा 5i, और 7 ए इनवर्स आई की जो वैल्यू होती है, ए इनवर्स आई की जो वैल्यू होगी वो होगी 7 ए इनवर्स = 0। वो मैंने वहां पे प्रॉपर्टी बता रखी है, ए इनवर्स आई = ए इनवर्स। ए इनवर्स ए की वैल्यू कितनी होती है, आई इंटू ए, ए इनवर्स ए की वैल्यू कितनी होगी, आई इंटू ए, -5i + 7 ए इनवर्स = 0। ए इंटू आई की वैल्यू कितनी होगी, ए, -5i + 7 ए इनवर्स = 0। अब आप क्या करोगे, यहां से ए इनवर्स की वैल्यू निकालो, तो 7 ए इनवर्स = ये हमारे पास कितना हो गया, 5i, और ये उठ के उधर जाएगा तो कितना हो गया, -a,
और जब मैं ए इनवर्स को अकेले करूंगा तो वो हो जाएगा 1/7 5i माइनस ए। तो ए इनवर्स ये रहा 1/7 आपका ये रहा, 5 की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, आई कितना है 1001 माइनस ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 1 तो ये आप लोगों ने देखा होगा 5i माइनस ए हो गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू उसके बाद इवेल्युएट करना है 1/7, ये हो गया 5005, ठीक है, और माइनस ये हो गया 3 माइनस 1 1 एंड 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आपको पता है मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें इस एक्सरसाइज में यही है। और अगर क्यूब वाला आ गया, जैसे कि अगला क्वेश्चन देखेंगे उसमें क्यूब गिवन है, क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखोगे तो ये निकालना ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0। पहले ये समझो कि a क्यूब कैसे निकलता है। तो a क्यूब होता है a स्क्वायर इंटू ए, और a स्क्वायर कैसे निकलता है a इंटू ए। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो a इनवर्स इंटू ए क्यूब, a इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, a इनवर्स इंटू a इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को मैंने a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a इनवर्स a इंटू ए स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a इनवर्स इंटू ए प्लस a इनवर्स a की वैल्यू कितनी होती है i, a इनवर्स i की वैल्यू कितनी होती है a इनवर्स इज इक्वल टू 0। a इनवर्स a कितना हो गया i इंटू ए स्क्वायर, a इनवर्स a कितना हो गया i इंटू ए प्लस 5i प्लस 11 a इनवर्स इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर को मैंने आपको बताया था कि अगर आप i से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाती है, यानी हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो गया 6a प्लस 5i प्लस 11 a इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब यहां से a इनवर्स को सेपरेट कर देंगे तो इस तरीके से a इनवर्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई 4.4 4.5। देखो इसमें ना और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आरडी के ही क्वेश्चंस करवाऊंगा आप लोगों को सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट्स हम लोग करने जा रहे हैं 4.6 ओल्ड बुक के हिसाब से एंड 4.5 न्यू बुक के हिसाब से। देखो ये ना मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज में से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, मतलब एक क्वेश्चन आएगा कंफर्म्ड है कि आना ही है आपको, ठीक है। तो इसमें देखो करना क्या है, आप लोगों को ध्यान से समझेंगे जरा सभी, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात कि मिसलिनियस आप लोग खुद ट्राई करो, इन केस अगर आपसे नहीं होता तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, अपना फीडबैक दें कि आपको ऐसे ही करना है कि आपको और डीपली जाके पढ़ना है। तो देखो अगर डीपली जाना है तो वन शॉट में ना उसको कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके लिए भले ही मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल जो हमारा मेन टारगेट है कि एग्जाम से पहले एटलीस्ट जो टॉपिक्स, जो बेसिक्स है हमारे, वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी इस चैप्टर, अगर ये वीडियो आप अच्छे से देखते हो पूरी कंप्लीट, तो आई एम डैम श्योर कि 4th चैप्टर आप बहुत अच्छे से कवर कर लोगे। कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चंस की बात नहीं करते, एक्सेप्शनल क्वेश्चंस तो कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी ही पड़ेगी, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैंने बताया सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, कुछ एक अलग क्वेश्चंस हैं, वो कराने के लिए मैं एक अलग वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल जो हमारे ये है कि एनसीईआरटी पूरी कवर हो गई। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करो कि नहीं करो। अगर आप साथ के साथ कर लोगे तो बहुत ही अच्छी है, एंड बिल्कुल मैं 100% श्योर हूं कि आप लोगों का ये चैप्टर 2 से 3 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगर आप करेंगे तो, अदरवाइज नहीं तो। और प्लीज हाँ, जैसे कि मैंने बताया, फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे कि क्या है आपको और डिटेल में चाहिए। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया, अगर आप और डिटेल में जाएंगे तो फिर वन शॉट में वो बोरिंग हो जाएगा। अभी आप लोग क्वेश्चंस करो सिर्फ, ठीक है, मेरे हिसाब से। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं मैट्रिक्स मेथड की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैट्रिक्स मेथड, या इसे इनवर्स मेथड भी कहते हैं। मैट्रिक्स मेथड और इनवर्स मेथड, इसमें हम बस एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, बस ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। यहां जो x होता है आपका, वो होता है x, y एंड z। देखो ओल्ड बुक के हिसाब से आपके पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 28, एग्जाम्पल नंबर 28, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में बोला होता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, या बोला होगा इनवर्स मेथड। आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड या इनवर्स मेथड से सॉल्व करना होता है। 3x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 1 एंड 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4।
ये 3 इक्वेशन है आपके पास और क्वेश्चन में बोला होगा सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप ए ले लोगे, ए आपका कितना होगा 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 एंड 2। इन केस अगर इनमें से कोई एलिमेंट गायब हो जाता, सपोज करो इसमें दूसरी क्वेश्चन में y नहीं होता, सिर्फ होता 2x - z मान लो, तो यहां पे कितना आएगा 0। जो एलिमेंट नहीं होगा उसकी जगह 0 आएगा, लेकिन यहां पे है प्लस का y, तो यहां कितना आ जाएगा 1। ये a हो गया। b आपका होता है जो इक्वल में वैल्यू गिवन हो, यानी 8 1 4 एंड जैसे कि मैंने बताया x क्या होता है आपका x y एंड z। ठीक है, तो जैसे कि आप फॉर्मूला देख रहे हो x इक्वल टू a इनवर्स भी होता है, मींस आपको a इनवर्स चाहिए। तो पहले आप लोग क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट इसका मैं डायरेक्ट रख रहा हूं क्योंकि मैं सिखा चुका हूं आपको कई बार। डिटरमिनेंट इसका आएगा -17। कितना आएगा -17। फिर आप इन सबके कोफैक्टर्स निकालो। तो पहले मैं निकालता हूं C11 जो कि -1 है, C12 जो कि -8 है, C13 जो कि -10 है, C21 हमारा है -5, C22 है हमारा -6, C23 है हमारा 1, C31 is -1, C32 is 9 and C33 is equal to 7। ये आपने क्या निकाल लिया, डिटरमिनेंट निकाल लिया। ठीक है, ये सारे आपने कोफैक्टर निकाल लिया। अब मैं निकालता हूं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया बुक में से, आपको मैंने अभी सिखाया 2 क्वेश्चंस में पीछे। तो कोफैक्टर जो लिखे एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर्स लिख दो उसका ट्रांसपोज, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7 का ट्रांसपोज। मींस आपका जो एडजॉइंट हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए वो आपका हो गया कितना, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आया। अब ए इनवर्स कितना होगा, ए इनवर्स हो गया हमारा -1/17 -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 एंड 7। तो जो ए इनवर्स हो गया हमारा वो हो गया 1/17। ये हो गया 1 5 1 8 6 -9 10 -1 -7। अब निकालना क्या है x। तो x इज इक्वल टू क्या होता है a इनवर्स b। a इनवर्स b की वैल्यू कितनी होगी, a इनवर्स कितना 1/17 1 8 10 5 6 -1 1 -9 -7 इंटू कितना b कितना है आपका, b कितना है 8 1 4। देखो मैं पीछे से ही रिलेट सारी चीजें कर रहा हूं। ए इनवर्स निकालना मैंने आपको सिखाया अभी। ए इनवर्स निकालने के बाद, ए इनवर्स के बाद जैसे कि ए इनवर्स का ये फॉर्मूला मैंने निकाल लिया, उसको b से मल्टीप्लाई करें, जो कि हमने मैट्रिक्स में पहली मैट्रिक्स में सीखा हुआ है, पहली दूसरी एक्सरसाइज में। रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे, 1 × 8 + 5 + 4 8 + 5 + 4, फिर 8 की 8 से 64, 6 की 6 से 6 -36, फिर 10 की 8 से 80 -1 -28। क्लियर है नहीं? रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, यही करते हैं हम लोग इसमें। तो x इज इक्वल टू ये हो गया हमारा, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी 1/17, ये हो गया 17, ये हो गया 34, ये हो गया 51। तो ये कितना हो गया हमारा 17/17, 34/17, 51/17। तो x क्या था हमारा x y z, यानी कि 1 2 3। ठीक है, मींस x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 1, y की वैल्यू कितनी हो गई 2 एंड z की वैल्यू कितनी हो गई 3। इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स या फिर इनवर्स मेथड। ठीक है, समझ में आ गई? और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसी तरीके से लिखा होगा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो जो भी दे रखा है पहले आपने उसको a कंसीडर किया, इक्वल में जो है वो b हो गया और x की वैल्यू हो गई x y z। डिटरमिनेंट निकाला, कोफैक्टर निकाले जो हमने पीछे किया है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज किया, एडजॉइंट आ गया। इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू में एडजॉइंट ऑफ a। a इनवर्स की वैल्यू निकल के आ गई, x कितना हो गया a इनवर्स b। a इनवर्स b की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, ये b हमारा ये रहा, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दी, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, रो की कॉलम से, वो यहाँ है, डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर निकल के आया। तो एक्सरसाइज के जो एक्सरसाइज 4.6 है, इसके क्वेश्चन नंबर 7 to 14 इसी तरीके से होंगे। ठीक है, अब आप 15th क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग किस लिए वो समझेंगे, जैसे इसमें आपको a गिवन है, a आपके पास कितना है 2 3 1
-3 2 1 5 -4 एंड -2। आपको बोला फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स। पहले ए इनवर्स निकालो, तो ए इनवर्स निकालना बहुत आसान है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले आप लोग ए इनवर्स निकाल लो, पहला काम। ए इनवर्स निकालने के बाद जब आपका ए इनवर्स निकल के आ जाएगा, उसके बाद उसने बोला है यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x minus 3y plus 5z is equal to 11, 3x plus 2y minus 4z is equal to -5, x plus y minus 2z is equal to -3। ये गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आप क्वेश्चन समझना, ए दे रखा है, उसने बोला फाइंड ए इनवर्स एंड यूज ए इनवर्स टू सॉल्व फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब आपको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है। पहले आप ए इनवर्स निकालोगे, जिसका ये फॉर्मूला होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये सॉल्व करनी है। तो दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हो, 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 11 -5 एंड -3। समझना ध्यान से। अब आप देखो, ये जो वैल्यू है, ये मैंने क्या किया, 2 3 1 ये रहा, -3 2 1 ये रहा, 5 -4 -2 ये रहे, ठीक है। एक्स वाई जेड ये रहा, इक्वल में ये दे रखा है। अब आप देखोगे कि ये इसके सेम है, देखो सेम है या नहीं, सेम है बिल्कुल। ए और ये दोनों सेम है, दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो ये सेम होगा या तो ट्रांसपोज होगा। अगर ये सेम है तो इट कैन बी रिटन एज ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर लिखना पड़ेगा, वेयर ए इज इक्वल टू 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, ठीक है। सेम आ गया ना। अब x को अकेले करो तो ये इधर जाएगा, जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। और ए इनवर्स आप निकाल चुके होंगे यहां पे, वो यहां पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया नहीं आया, दोबारा समझो। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू दिस। तो ये ए है, या तो ये ए होता है या तो ये ए ट्रांसपोज होता है। ध्यान से समझना, या तो ये ए होगा या तो ये ए ट्रांसपोज होगा। तो क्योंकि ये ए है तो मैंने ए लिख दिया यहां पे। अगर ये ए ट्रांसपोज होता तो लिखता ए ट्रांसपोज इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। एक्स को अकेले करूंगा तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स होगा इंटू बी, क्योंकि ये इधर आएगा। और अगर मैं ए ट्रांसपोज का इनवर्स करूं या ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर दूं, बात तो बराबर ही है। तो जो भी तुम्हारा ए इनवर्स निकला हुआ होगा यहां पे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ये दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, दोनों ही आ सकते हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ ये गिवन है, लेकिन आरडी में ये भी दे रखा है जिसमें ट्रांसपोज आता है। तो अगर सेम होता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ए एक्स इज इक्वल टू बी होगा, एक्स को अकेले करोगे ए इनवर्स बी होगा। ए इनवर्स की वैल्यू तुम यहां निकाल चुके होगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे कि मैंने यहां पे किया था, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। और अगर ए ट्रांसपोज आया, अगर ये सेम नहीं आएगा तो ट्रांसपोज आएगा। ट्रांसपोज अगर आएगा तो इस तरीके से करेंगे, ए इनवर्स जो भी निकला हुआ होगा ए इनवर्स, उसका ट्रांसपोज कर देना इनटू में भी। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियोस बना दूंगा, क्योंकि इसमें एक पैटर्न और है। मिसलिनियस आप लोग अपने आप कंप्लीट कीजिए। इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज मैसेज में मुझे जरूर मैसेज कीजिए कि हाँ भाई हमारे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर डाल दो, या फिर कुछ भी है, एग्जांपल्स नहीं आ रहे समझ में। देखो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमेशा एनसीईआरटी रखा करो। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद ही आप कुछ एडिशनल पढ़ो। 70-80% एनसीईआरटी से ही आता है, ठीक है। तो आप लोग पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो, एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद हम लोग एडिशनल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन पहले इसको कंप्लीट करो। आई होप आप सभी को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज डू नॉट वेस्ट दिस वीडियो। आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से अपना चैप्टर कंप्लीट कर लो, ठीक है। एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले 20 तारीख से, तो ये चैप्टर हो जाएगा। अगली वीडियो या तो मैं 5th चैप्टर की बनाऊंगा, या तो मैं 3rd चैप्टर, यानी या तो मैट्रिक्स या तो फिर डिफरेंशिएशन, इन दोनों में से कोई भी एक वीडियो बनाकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर हुआ तो पॉसिबल 7th चैप्टर की भी वीडियो बना देंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन की। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप लोग प्लीज इस वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शेयर कीजिए, जो नहीं पढ़ने वाले उनको तो कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मैक्सिमम बच्चों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।